आपके काम की चीज़ें ही समाहित की गई हैं। आप जब इस वीडियो को देख रहे हैं उसके साथ साथ नीचे पट्टी पे लिखे गए तथ्यों को भी ध्यान से देखें, क्योंकि जो क्वेश्चन यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं, जिन तथ्यों से अवगत करा रहे हैं, उसके जैसे ही महत्वपूर्ण तथ्य आपको पट्टी पे भी उपलब्ध है। जो वीडियो के नीचे पट्टी चल रही है उस पट्टी में आपको एग्जाम पॉइंट की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो आप दोनों को साथ साथ देखते चलें और अपनी परीक्षा की तैयारी को आयाम दें। तो आज हम सल्तनत काल के प्रमुख अधिकारी तथा उनके कार्य, जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी शासन प्रणाली होती है, शासन प्रणाली में जो सुल्तान हो या राजा हो या जो उच्च पद पर आसीन लोग हैं, वो तब तक किसी भी शासन प्रणाली को सुचारू रूप से नहीं चला सकते जब तक उनका साथ देने के लिए, उनका सहयोग करने के लिए अधिकारी या सहायक ना हो। जैसे आज के परिवेश में देखें तो चाहे राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, ये सब अपने आदेश को कार्यान्वित कराते हैं किसके माध्यम से? नौकरशाहों के माध्यम से, ब्यूरोक्रेट्स के माध्यम से। ऐसे ही सल्तनत काल में जो सुल्तान होता था अपने कार्यों को कार्यान्वित कराने के लिए प्रमुख अधिकारियों की नियुक्ति भी करते थे। तो उन अधिकारियों की चर्चा करेंगे और उनके कार्यों की चर्चा करेंगे। तो पहला अधिकारी यहाँ है आरिज ए मुमालिक। आरिज ए मुमालिक। आरिज ए मुमालिक कौन था? आरिज ए मुमालिक सैन्य विभाग का प्रधान था। आपको हमने जो वीडियो प्रोवाइड कराया था जिसमें सल्तनत कालीन के प्रमुख जो विभाग वगैरह होते थे उसमें दीवाने अर्ज की बात की थी। दीवाने अर्ज यानी सैन्य विभाग, दीवाने अर्ज से बना है आरिज ए मुमालिक, यानी जो सैन्य विभाग होता था उसका जो हेड होता था, जो उसका प्रमुख होता था, वह था आरिज ए मुमालिक। तो आरिज ए मुमालिक क्या था? सैन्य विभाग का प्रमुख होता था। अब देखते हैं बिंदु नंबर 2, इंसा ए मुमालिक। इंसा ए मुमालिक क्या था? पत्राचार विभाग का प्रधान था। वह विभाग जो पत्राचार का कार्य करता था, जो उसका मुखिया होता था, हेड होता था, वो कहलाता था इंसा ए मुमालिक। बिंदु नंबर 3, रसालत ए मुमालिक। रसालत ए मुमालिक क्या था? विदेश विभाग का प्रधान होता था। अब आप समझिए विदेश विभाग को क्या कहा जाता था? विदेश विभाग को कहा जाता दीवाने रसालत, और उसके जो हेड होते थे, उसके जो मुखिया होते थे, उनको कहा जाता था रसालत ए मुमालिक। तो रसालत ए मुमालिक कौन था? विदेश विभाग का प्रमुख होता था। बिंदु नंबर 4, मुस्तौफी ए मुमालिक। मुस्तौफी ए मुमालिक कौन था? मुस्तौफी ए मुमालिक महालेखा परीक्षक होता था, जिसका कार्य होता था राज्य के खर्चों की जांच करना। जैसे आज के समय में आप सोचिए, जैसे जो ऑडिटर होते हैं, जैसे केंद्र स्तर पर महालेखा परीक्षक होते हैं, वैसे उस समय मुस्तौफी ए मुमालिक होता था जो राज्य के खर्चों की जांच करता था, यानी वह महालेखा परीक्षक जो होता था उस समय वही कहलाता था मुस्तौफी ए मुमालिक। अब देखते हैं बिंदु नंबर 5, मुशरिफ ए मुमालिक। यहां आप देखते हैं मुस्तौफी ए मुमालिक, ये है मुशरिफ ए मुमालिक। मुशरिफ ए मुमालिक कौन था? ये था महालेखाकार, राज्य की आय से संबंधित। यहां आप भी देख रहे हैं ये राज्य के खर्चों की जांच करता था, और मुशरिफ ए मुमालिक राज्य की आय से संबंधित था। राज्य के आय से संबंधित जो जांच करता था वो कहलाता था मुशरिफ ए मुमालिक, और राज्य के खर्चों की जो जांच करता था वो कहलाता था मुस्तौफी ए मुमालिक। तो समझिए, मुस्तौफी ए मुमालिक और मुशरिफ ए मुमालिक, एक व्यय की जांच करता था, एक आय की जांच करता था। अब देखते हैं बिंदु नंबर 6, बरीद ए मुमालिक। बरीद ए मुमालिक कौन था? बरीद ए मुमालिक सूचनादाता होता था एवं गुप्तचर विभाग का प्रमुख होता था। कोई भी शासन प्रणाली बिना गुप्तचर के सही ढंग से अपना कार्यान्वित नहीं कर सकती। गुप्तचर विभागों की अपनी एक विशेष भूमिका होती है। तो उस समय सल्तनत काल में जो गुप्तचर विभाग होता था उसका जो प्रमुख होता था वो कहलाता था बरीद ए मुमालिक। तो बरीद ए मुमालिक कौन था? सूचना या गुप्तचर विभाग का प्रमुख होता था। तो यहां से प्रश्न क्या आ सकता है? प्रश्न ये आ सकता है कि सल्तनत काल में गुप्तचर विभाग का प्रमुख कहलाता था क्या? सदर उस सुदूर, मुशरिफ ए मुमालिक, बरीद ए मुमालिक या रसालत ए मुमालिक? तो आप उत्तर क्या देंगे? बरीद ए मुमालिक। तो बरीद ए मुमालिक होता था
खुफिया विभाग जो उस समय गुप्तचर विभाग था उसका प्रमुख होता था। अब देखते हैं नंबर 7 बिंदु, सद्र उस सुदूर। सद्र उस सुदूर क्या होता था? धर्म संबंधी कार्यों का जो प्रमुख होता था, जो धार्मिक क्रियाकलापों का जो प्रमुख होता, धार्मिक क्रियाकलाप जो संपन्न होते थे उनका जो प्रमुख होता था वो कहलाता था सद्र उस सुदूर। क्या कहलाता था? सद्र उस सुदूर। अब देखते हैं बिंदु नंबर 8, मुहतसिब। ये क्या पद है? मुहतसिब सल्तनत काल में लोगों के आचरण पर नजर रखता था। जो लोगों का आचरण होता था, लोगों का आचरण कैसा होना चाहिए? सही होना चाहिए, राज्य के प्रति वफादार होना चाहिए, लोगों के प्रति दोस्ताना होना चाहिए। तो जो लोगों का आचरण होता था उसके लिए भी लोगों का आचरण सही ढंग का हो, इसके लिए एक पद बनाया गया मुहतसिब। तो यहां से एक प्रश्न आपके लिए मैं छोड़ रहा हूं। आप ये बताएंगे कि मौर्य काल में सम्राट अशोक ने आचरण पर नजर रखने के लिए, लोगों के आचरण पर नजर रखने के लिए किसकी नियुक्ति की थी? तो आपको अगर उत्तर मालूम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अब देखते हैं बिंदु नंबर 9, मुफ्ती। मुफ्ती क्या होता था? मुफ्ती धर्म की व्याख्या करता था। यहां आप देखेंगे जो धर्म संबंधी कार्यों का प्रमुख होता था वो कहलाता था सद्र उस सुदूर। तो मुफ्ती क्या था? मुफ्ती धर्म की व्याख्या करता था। धार्मिक कार्यों से संबंधित जब कोई ऐसा मामला फंसता था जिसमें इसकी व्याख्या जरूरी होती थी, जिसमें धार्मिक व्याख्या करना जरूरी होता था, तो उस जगह मुफ्ती की जरूरत पड़ती थी। जैसे आज के समय में जब संवैधानिक बिंदु किसी मामले में अंतर्निहित हो जाता है, जहां उसकी व्याख्या करना जरूरी हो जाता है, तो उसकी व्याख्या कौन करता है? माननीय सर्वोच्च न्यायालय करता है। तो ऐसे ही उस समय मुफ्ती का कार्य था धार्मिक क्रियाकलापों यानी धर्म की व्याख्या करना। अब देखते हैं बिंदु नंबर 10, ये क्या है? मजमूदार। मजमुआदार जो होते थे वे आय व्यय को ठीक करते थे। आय और व्यय दोनों का कार्य जो देखते थे वो कहलाते थे मजमुआदार। और यहाँ आप देखेंगे, यहाँ जांच करना मुस्तौफी ममालिक और राज्य की आय से संबंधित मुशरिफ ममालिक, और आय और व्यय दोनों को ठीक करने का कार्य करता था मजमुआदार। तो इस प्रकार आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। कम समय में अधिक से अधिक तथ्यों से आपको अवगत कराना मेरी पहली प्राथमिकता है, क्योंकि आपको ज्ञानी नहीं बनना है, आपको परीक्षा क्वालिफाई करना है। और परीक्षा क्वालिफाई करने के लिए बहुत पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो पढ़ना है काम से संबंधित प्रश्नों को ही पढ़ना है। जो परीक्षाओं में सीधे पूछे जाते हैं उन्हीं टॉपिक को ही पढ़ना है। बहुत ज़्यादा आप पढ़ने के चक्कर में मत पढ़ें, उतना ही पढ़ें जितने की ज़रूरत है। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली बार एक नए टॉपिक के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद। आप अपनी तैयारी में ऐसे ही लगे रहें।